हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड पेंडुलम का एक केस, जहां हम एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका लेंथ L है और मास M है, उसका हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। तो एज यू नो, द टाइम पीरियड ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम इज गिवन बाय द इक्वेशन T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर what I नॉट by mg into LC. ठीक है, दिस वॉज द इक्वेशन वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन आवर वीडियो ऑफ कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम, जहां हमने निकाला था कि जब किसी भी कंपाउंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ना, दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई नोड। आई नोड, व्हाट इज आई नोड? आई नोड इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई नोड क्या है? इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट पाइवोट। ठीक है, पाइवोट जिस पॉइंट से ये पाइवोटेड है, ठीक है, तो उसके अबाउट उस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज कॉल्ड आई नॉट। एंड m इज द मास, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड LC जो होता है, दिस LC इज क्या? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द पॉइंट ऑफ पाइवोट। ठीक है, LC क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पॉइंट ऑफ पाइवोट। ठीक है, पॉइंट ऑफ पाइवोट के बीच का दूरी, ठीक है, पाइवोट। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ L है, मास M है, एंड दिस इज पाइवोटेड एट द पॉइंट O। तो इस केस में अगर मुझसे पूछा जाए कि आई नोड की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट इट्स एंड, अपने एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो वी नो कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एंड क्या होता है? आई नोड इज इक्वल टू मास ऑफ द रॉड इंटू लेंथ L स्क्वायर बाई 3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द एंड। ठीक है, ये तो आपको पता है, और नहीं पता तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास निकालिए और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जो है, सो इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेगा, इट विल बी दिस। ठीक है, अब जो LC के वैल्यू है यहाँ पे, व्हाट विल द LC, वी आर सॉल्विंग दिस केस ओनली, इस केसेस को अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो व्हाट इज LC? LC इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ पाइवोट एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड दिस डिस्टेंस विल बी L/2। ठीक है, तो अब सारा वैल्यू आ गया। तो जब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे इस केसेस के लिए, तो T बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट ऑफ आई नोट, मतलब क्या हो गया? M लेंथ ऑफ द रॉड हो गया L स्क्वायर बाई 3, और बाई मास ऑफ द रॉड हो गया M। हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ कैपिटल M समझिए, कैपिटल M, जो कैपिटल M G, और LC की वैल्यू कितनी आ गई? तो LC इज इक्वल टू यहाँ पे है L/2, so L/2। so finally we have 2 pi root under M से M कट गया। ठीक है, ये हो गया कितना? तो ये L/2, ये तो 2 ऑफ L स्क्वायर बाई 3 ऑफ L, तो L से L कट गया, मतलब 2 पाई रूट अंडर, ठीक है, 2L बाई 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ G होगा, 3 टाइम्स ऑफ G। तो दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड of a uniform rod of mass M suspended at one end। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है, तो उस केसेस में टाइम पीरियड ये होगा। इसी में आपका जो एक एक्सटेंशन पूछा था कि व्हाट विल बी द इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम, तो आपको पता है कि व्हेन दिस टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड को जब हम लोग सिंपल पेंडुलम से इक्वेट करते हैं, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G, तो यहाँ L इक्विवेलेंट बाई G, ये होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो अगर अब देखिएगा, इस दोनों को इक्वेट करें, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इक्विवेलेंट लेंथ निकालते हैं, तो उसका मतलब ही यही होता है कि अगर जितना मास इस रिजिड बॉडी का है, उतना मास का हम एक बॉब जो है सो लें, और उसका जो पेंडुलम का जो लेंथ है ना, वो L इक्विवेलेंट होगा, उसके तब अगर वो ऑक्सीलेट करता है, तो उसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम L इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो यहाँ जो L इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा? ये हो गया सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड,
सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम का टाइम पीरियड हो गया ये, और ये हो गया जो ये रिजिड बॉडी का टाइम पीरियड ये है। तो चूंकि आपको एल इक्विवेलेंट निकालना है तो दोनों टाइम पीरियड क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से निकलेगा एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल बाई 3। सो इस एल इक्विवेलेंट से क्या समझ रहे हैं आप कि अगर इस रिजिड बॉडी को एज ए सिंपल पेंडुलम हम कंसीडर करें तो सिंपली हम कहेंगे कि हम एक स्प्रिंग लेंगे, स्प्रिंग के साथ एक बॉब अटैच करेंगे जिसका मास होगा m, और ये जो लेंथ होगा ना, दिस लेंथ इज ट्वाइस ऑफ एल बाई 3। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये तो था डिस्कशन हमारा इस केसेस के लिए जहां हमने टाइम पीरियड निकाला, ठीक है, और साथ में हम लोगों ने इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम भी निकाला। अब वी हैव एक प्रॉब्लम हेयर जहां ये जो रॉड है, जैसा कि सिमिलर इस सिचुएशंस में था वैसा ही यहाँ है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये पॉइंट तो ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट पाइवोटेड है रॉड का, लेकिन दूसरा एंड के साथ क्या है, दो स्प्रिंग अटैच्ड है। तो जब ये ऑक्सीलेट करेगा, तो ये कैसे ऑक्सीलेट करेगा, इट विल, ये आगे पीछे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, ऐसे जाएगा। हम लोग स्मॉल ऑक्सीलेशंस एज्यूम करके ही इसको सॉल्व करेंगे। तो जब भी जाएगा तो ऑलमोस्ट क्या होगा कि एक तरफ का स्प्रिंग कंप्रेस होगा, एक तरफ का स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। अल्टीमेटली रिस्टोरिंग फोर्स में क्या होगा, दो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। चलिए इसको समझते हैं हम लोग अच्छी तरह से जो है। सो यहाँ क्या है केस, इस केसेस को अगर आप समझना चाहें, ठीक है, इस केसेस में अगर ये जो रॉड है, ठीक है, इफ दिस रॉड गेट डिस्प्लेस बाय एन एंगल थीटा, मतलब क्या कि अब इसका सपोज करो कि ये डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ हो गया, ये रॉड आ करके ये यहाँ आ गया, तो क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये स्प्रिंग कितना होगा, मान लो ये एक्स लेंथ अगर स्ट्रेच हो गया, एक्स लेंथ अगर रॉड यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है, तो स्प्रिंग, इस स्प्रिंग में ये एक्स लेंथ स्ट्रेच करेगा, एक्स लेंथ क्या करेगा, स्ट्रेच होगा, और ये एक्स लेंथ क्या होगा, कंप्रेस होगा। एक्स लेंथ क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, ठीक है, कंप्रेस होगा। तो इस केसेस में जब हमारा रिस्टोरिंग फोर्स क्या था, इट वाज जस्ट द ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी का ही कंपोनेंट जो है सो इसको ऑक्सीलेट करा रहा था, ठीक है। लेकिन इस केस में रिस्टोरिंग फोर्सेस में दो चीजें ऐड हो जाती है। तो देखो इस केस में क्या था कि जब हम इसको एक्स इस पॉइंट को जो है मतलब थीटा एंगल से डिस्प्लेस करते हैं, सपोज करो कि अभी ये सिचुएशन आ गया, रॉड यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो था वो यहाँ था। तो अब इसका जो वेट mg है, इस mg की वजह से इस पॉइंट के अबाउट एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीलेट करता है। ये जो mg इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लग रहा है ना, इस mg की वजह से, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से क्या हो गया, तो साइडवे हो गया, तो इस mg की वजह से इस रॉड पे एक टॉर्क लगता है जो उसको बैक टू द इनिशियल पोजीशन लाता है, एंड दैट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑक्सीलेशन ऑफ दिस रॉड। यहाँ क्या है, जब ये रॉड यहाँ से डिस्प्लेस होकर के ऐसे इंक्लाइंड हो गया, डिस्प्लेस बाय एन एंगल थीटा, उस केसेस में इस पे जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ना, वो दो फोर्सेस की वजह से, एक फोर्सेस तो जो mg इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लग रहा होगा नीचे, इस mg का एक कंपोनेंट होगा जो इसको क्या करेगा, रिस्टोरिंग, जैसा कि यहाँ लग रहा था रिस्टोरिंग फोर्स वैसा यहाँ लगेगा। दूसरा एक कंपोनेंट क्या होगा कि इस स्प्रिंग की वजह से इस पे kx फोर्स इधर की ओर लगेगा, और ये स्प्रिंग चूंकि स्ट्रेच हुआ है तो ये भी इधर kx फोर्स लगाएगा। तो अल्टीमेटली ट्वाइस ऑफ kx फोर्स जो है वो स्प्रिंग की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग हो गया, ठीक है, और ग्रेविटी की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा कि जो नेट टॉर्क है इस रिजिड बॉडी पे, जब ये थीटा एंगल से डिस्प्लेस्ड है तो कितना लगेगा, तो नेट टॉर्क अगर आप निकालो टाउ इज व्हाट, तो यहाँ से देखोगे mg लग रहा है, तो ये हो गया mg, ठीक है। और ये देखो आर्म लेंथ क्या है, तो ये l/2 है डिस्टेंस पे, क्योंकि ये जो है यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, l/2 है, mg इंटू l/2 यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया mg की वजह से टॉर्क। अब चूंकि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है तो मैं एक निगेटिव साइन भी ले रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज it is opposite to the direction of displacement theta, and that's why we are taking here negative sign, ठीक है। तो ये जो टॉर्क हुआ वो किसकी वजह से हुआ, टॉर्क ड्यू टू
रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू रिस्टोरिंग टॉर्क टॉर्क ड्यू टू mg, ठीक है। और दूसरा जो kx है, ठीक है, तो अब kx फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, तो अगर स्मॉल एंगल की बात करते हैं, ऐसे तो देखोगे तो 90 डिग्री दिखता है, लेकिन क्योंकि अगर स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये kx क्या होगा, इस रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर लगेगा। मतलब मैं ऐसे समझाना चाहता हूं कि अगर मान लो रॉड ऐसे डिस्प्लेस हो गया है, ये रॉड है आपका, तो जब रॉड डिस्प्लेस होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब ये रॉड था, इस पोजीशन पे जब ये रॉड था, ठीक है, व्हेन द रॉड वाज एट दिस लोकेशन, तो यहाँ पे देखो स्प्रिंग कैसे था, ऐसे ही था तो स्प्रिंग, लेकिन जब रॉड यहाँ डिस्प्लेस कर गया तो अगर ये एंगल थीटा जो है सो स्मॉल नहीं होगा, तो इस पे जो रिस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग की वजह से लगेगा, इट विल नॉट बी एट एन एंगल 90 डिग्री टू द आर्म ऑफ द रॉड, ठीक है। तो लेकिन हम मान रहे हैं कि थीटा क्या है हमारा, ये स्मॉल है, और थीटा स्मॉल है, इसका मतलब है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा दोनों स्प्रिंग का कंबाइंड इधर की ओर, वो क्या होगा, तो वो इसके बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की वजह से ही आपने स्प्रिंग के जो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो रॉड के 90 डिग्री पे आपने दिखाया है। अगर ज्यादा एंगल पर डिस्प्लेस करोगे तो चूंकि ये तो स्प्रिंग लिनियरली अटैच्ड है ना, तो फिर क्या होगा कि स्प्रिंग फोर्स का वही कंपोनेंट ऑक्सीलेशन में कंट्रीब्यूट करेगा जो कि रॉड के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि टॉर्क वही फोर्स लगाएगा जो रॉड के परपेंडिकुलर है। रॉड के पैरेलल वाला कंपोनेंट इस पे टॉर्क नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे चूंकि हमने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से अज्यूम कर रखा है, दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर कि जो स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, इट विल एक्ट एट एन एंगल 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। तो उसकी वजह से टॉर्क होगा, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स ट्वाइस ऑफ kx, ठीक है। और इसके बाद जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ kx इंटू यहाँ पे l, ठीक है। एंड दिस विल बी द नेट टॉर्क दैट विल ट्राइज टू ब्रिंग दिस रॉड फ्रॉम द डिस्प्लेस्ड लोकेशन टू द ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है, जो ट्वाइस ऑफ kx हो गया मेरा फोर्स, ठीक है, और इनटू द लेंथ ऑफ द आर्म लेंथ जो है तो l, ये हमारा हुआ नेट रिस्टोरिंग टॉर्क। अब देखो जरा सा, जब भी हम स्मॉल एंगल की बात करते हैं तो वी कैन रिप्लेस दिस साइन थीटा बाय थीटा, क्योंकि थीटा क्या है, स्मॉल है, बिगिंस, तो वी सिंपली राइट टॉर्क इक्वल टू माइनस ऑफ mg(l) बाई 2 यहाँ पे थीटा एंड प्लस ट्वाइस kx इंटू यहाँ पे l, ठीक है। अब ये थीटा जो है एक्चुअली में, अगर ये x डिस्टेंस तुमने डिस्प्लेस किया है, ठीक है, इसको x डिस्टेंस क्या लिखा है, तो आपने इसको डिस्प्लेस किया है, तो कहीं ना कहीं अगर आप लिखो तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट होगा, तो थीटा इक्वल टू l बाई आर है, तो l हो गया हमारा क्या चीज, ये x, और बाई आर हो गया लेंथ l, ठीक है, लेंथ l। तो कहीं ना कहीं हम थीटा के टर्म्स में x को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू थीटा इंटू l, ठीक है। हम थीटा के टर्म्स में भी x को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ लिखेंगे टाउ बराबर व्हाट, टाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg(l) बाई 2 इंटू थीटा प्लस यहाँ पे ट्वाइस k, और थीटा x की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर इंटू यहाँ पे थीटा, तो ये टॉर्क आ गया, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ से आप जानते हैं, जब रोटेशनल मोशंस पे अप्लाई करते हैं तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि टाउ जो होता है इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, टाउ बराबर आई इंटू अल्फा होता है। तो इस केस में रॉड का जो आई है वो क्या है, ml स्क्वायर बाई 3 है। रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ml स्क्वायर बाई 3 है। ये आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे हमारे डिस्कशंस में देख रखा है। तो बस मैं यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आई इंटू अल्फा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ m स्मॉल में है, ठीक है, यहाँ में जो सब मैंने माइनस ऑफ, तो ये देखेंगे क्या चीज, यहाँ पे थीटा थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ऑफ mg(l) बाई 2 प्लस ट्वाइस ऑफ kl स्क्वायर इंटू यहाँ पे थीटा, और लास्ट में जब हम इसको अल्फा इक्वेट करेंगे तो व्हाट विल बी द अल्फा, अल्फा विल बी व्हाट, अल्फा विल बी तो माइनस ऑफ, यहाँ से माइनस ऑफ mg(l) बाई 2 प्लस ट्वाइस kl स्क्वायर इंटू थीटा बाई
ml² 3 था, 3 ऊपर आ जाएगा, मतलब ये जब जाएगा डिवीजन होगा तो 3 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे ml² हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ओमेगा की वैल्यू है, व्हाट इज ओमेगा, अल्फा बराबर क्या होता है, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, दिस वाज द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एसएचएम। क्या ये है एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। जब मैं इसे इक्वेट करूंगा तो ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी व्हाट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ, यहाँ से अगर उसको सॉल्व करो तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ यहाँ से मैं यहाँ से 3 डी हो गया mgl/2 प्लस ट्वाइस k इंटू l² और बाई ml², ठीक है, ml²। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यू फाइनली हैव टू रिजॉल्व दिस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, अब यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो फाइनली वी विल हैव 3 mgl/2 है, तो 3 mgl/2 और यहाँ पे ml² और प्लस 6 kl² बाई व्हाट m इंटू l², 6 kl² बाई m इंटू l²। सो फाइनली वी हैव द रिजल्ट लाइक दिस, m से m कैंसिल हो गया और l से l कैंसिल हो गया, तो थ्राइस ऑफ g बाई ट्वाइस ऑफ l, थ्राइस ऑफ g बाई ट्वाइस ऑफ l प्लस यहाँ पे l² कट गया 6k by m. So this will be the value of angular frequency omega, and similarly we can calculate the time period t is equal to what, 2 pi by omega. तो क्या हुआ कि इस क्वेश्चंस को तो मैंने इजीली जो डेरिवेशंस किया था उस पर निकाल लिया, लेकिन इस इक्वेशंस इस केसेस में क्योंकि यहाँ पे दो अलग से रिस्टोरिंग फोर्सेस है इस सिचुएशंस में, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट द नेट रिस्टोरिंग टॉर्क, and from the net restoring torque we have evaluated the value of omega by comparing this with the standard equations of SHM, which is tau equal to minus I into alpha. तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हुआ होगा, और